बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप आपको जो पिछले जो सारे लेक्चर्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। ये उसी की कंटिन्यूएशन है। आगे जो आपने इम्यून सेल्स के हवाले से डिस्कशन किया था हमने कि टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। अब बेसिकली हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सेल्स हैं ये काम किस तरह करते हैं या इनकी वजह से इनकी जो हाइपर एक्टिविटी होती है उसके नतीजे में रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो कि जनरेट होता है एक्सोजीनस एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस के अगेंस्ट। ठीक है जी। अब वो डस्ट, पोलन्स, फूड्स वगैरह हो सकते हैं और बेसिकली एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है, इसकी वजह से एक डिजीज प्रोसेस जनरेट होता है। तो बेसिकली इसको हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, यानी थोड़ा सा मोर देन नॉर्मल रिस्पॉन्स आता है इसका। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपकी आसानी के थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से कर दिया है कि वी हैव टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि आईजीई मीडिएटेड कहलाती है। ठीक है जी। इसके बाद फिर आती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो कि आईजीजी या आईजीएम मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी होती है। ठीक है जी। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड होती है। कैसे होते, क्या करते हैं, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जिसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं और टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी भी कहते हैं। सो बेसिकली ये 4 टाइप्स की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं हमारे पास, जो डिफरेंट तरीके से हमारी बॉडी के अंदर डिजीज प्रोसेसेस कॉज करते हैं। जब हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो कि याद रखने वाली है वो है आईजीई। ठीक है जी। यानी जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई है बेसिकली वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, रिएक्शंस जो होते हैं काफी फास्ट रिएक्शंस होते हैं बिल्कुल, यानी अक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी कहलाते हैं ये। जो ऑनसेट है वो 1 आवर के अंदर होता है। एग्जाम्पल में एनाफाइलैक्सिस हो सकती हैं, सीरम सिकनेसेस हो सकती हैं। ठीक है जी। इसमें होता किस तरह से है कि इम्यूनोग्लोबुलिन इंड्यूसेस क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीई बाउंड टू द मास्ट सेल्स। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये जो है ये मास्ट सेल्स का जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इनलार्ज करके भी दिखा देती हूँ ताकि आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। देखिए ये मास्ट सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है। और इसके सरफेस पे अगर आप देखें तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन ई लगा हुआ है। ठीक है जी। अब ये एलर्जिन है, ये इसके साथ आके बाइंड करता है। अच्छा, एलर्जिन जो है अगर सिंगल आईजीई रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है तो किसी भी किस्म का रिएक्शन जनरेट नहीं होगा। ठीक है जी। सो इट हैज टू बी अ क्रॉस लिंकिंग बिटवीन टू इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है जी। तो ये जो आईजीई स्पेसिफिक जो एलर्जिन स्पेसिफिक जो आईजीई है वो लगी हुई होनी जरूरी है। से फॉर एग्जांपल आपको पहले या दूसरे एक्सपोजर के ऊपर डस्ट से एलर्जी हो गई है, अब आप हमेशा जैसे ही आप डस्ट का काम करते हैं विद इन सेकेंड जो है आपको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। तो दैट काइंड ऑफ रिएक्शन basically takes place because your mast cells are containing IgE which are sensitive to dust. ठीक है जी। अब वो जैसे ही डस्ट पार्टिकल आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है तो वो जो है एलर्जन के तौर पे लिया जाता है और दो जो मास्ट सेल्स हैं, दो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनके दरमियान में क्रॉस ब्रिजिंग करता है एलर्जन जाके। जैसे ही ये चीज होती है वैसे ही एक कन्फर्मेटरी चेंज होता है ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द मास्ट सेल्स जो कि हमको यहाँ पे भी दिखाई देगा। ठीक है जी। एलर्जन है मास्ट सेल्स की स्ट्रक्चर पे। अच्छा नहीं, ये बेसिकली हम यहाँ पे बात करें, ये एलर्जन आके अटैच हुआ। एलर्जन अटैच होने के नतीजे में मास्ट सेल्स एक्टिवेट होते हैं और मास्ट सेल्स जो है वो डीग्रेनुलेशन करते हैं। बहुत ज्यादा मिकदार में हिस्टामिन रिलीज होती है और ये जो हिस्टामिन है वो क्या कर रही है, स्मूथ मसल्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन करा रही है, ब्लड वेसल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर रही है, म्यूकस सिक्रीशन बढ़ा रही है, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन में कंट्रीब्यूट कर रही है, सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे पेन मतलब एक्टिवेट करती है ताकि पेन वगैरह का जो है सिस्टम वो जनरेट हो सके और फिर यूसिनोफिल्स को एक्टिवेट कर देती है मजीद। ठीक है जी। वहां से भी डिग्रेनुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि मास्ट सेल्स की जो एक्टिवेशन है, ये जो सेंसिटाइजेशन है वो कैसे होती है कि वही जो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपोजर चलता रहेगा यहाँ पे कि फर्स्ट एक्सपोजर के ऊपर जो है आपके जो एलर्जन है वो क्या होता है कि ये एलर्जन है
वो आके बीटा सेल के सरफेस पे लगता है और इनको हेल्प कर रहे होते हैं हेल्पर टी सेल्स। ठीक है जी, CD4 मॉलिक्यूल है, ये इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करवाता है जिसके नतीजे में बीटा सेल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर बीटा सेल्स का एक मेमोरी पूल बन जाता है। अब ये मौजूद रहता है लाइफ के अंदर। ये मेमोरी पूल आपको इन द लॉन्ग रन जब भी आपको जरूरत है रिएक्शन की उस एलर्जन के अगेंस्ट, तो आपका ये मेमोरी पूल अपनी जगह पे मौजूद रहेगा इनकेस अगर आपके इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं किसी रीजन से। अच्छा, ये प्लाज्मा सेल्स हैं। अब ये प्लाज्मा सेल्स बेसिकली क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी lymphocytes into plasma cells, that is full maturation for the release of immunoglobulins. Plasma cells allergen specific antibodies बनाती है। अब ये जो allergen specific antibodies हैं ये जाके मास्ट सेल्स के सरफेस पे अटैच हो जाती है। अब मास्ट सेल के सरफेस पे अगर आप देखें दो मुख्तलिफ रंग के दिखा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दो मुख्तलिफ किस्म के जो एलर्जन है उनके अगेंस्ट के एंटीबॉडीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर मल्टीपल एलर्जन से एक्सपोज हुए हैं और आप मल्टीपल एलर्जन से एलर्जिक हैं, तो वो सारे के सारे जो एंटीबॉडीज हैं वो आपके मास्ट सेल्स के सरफेस पे मौजूद होंगे। ठीक है, अब से फॉर एग्जांपल आपको डस्ट से भी एलर्जी है लेकिन साथ में आपको जो कुछ खाने पीने की किसी भी चीज से वो भी एलर्जी है, तो वो दोनों के एलर्जेंस मौजूद रहेंगे। जब भी कोई सा भी एलर्जन एक्सपोज करेगा बॉडी के साथ, तो उसके नतीजे में सेंसिटाइज मास्ट सेल्स जो है वो एलर्जन के साथ इंटरेक्ट करके डीग्रेनुलेशन कराएंगे और फिर वो जो सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज हैं सारे के सारे आएंगे। अच्छा जी, अब इसका जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि सिक्रीटोगोगिया फ्रॉम द मास्ट सेल्स बेसिकली वो है इंटरल्यूकिन 8। ठीक है जी, तो ये मैक्रोफेज डिराइव्ड साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 8 भी इसमें काम करता है, इसको एक्टिवेट करा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोडीन, मॉर्फिन्स, मेलेटिन मेलेटिन क्या है? बी वेनम। यूजुअली आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब शहद की मक्खी काटती है तो बहुत बड़ा सा गोला सा बन जाता है काटने की जगह पे। ठीक है, और उसके अलावा फिर ये होता है कि उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर खारिश का मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये यही चीज है कि वो जो है आपके जो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करती है, टी लिम्फोसाइट्स जो है वहां से रिएक्शन करवा देते हैं। अगर पहली मर्तबा जो अगर एक्सपोज हुआ है तो ऑब्वियसली उतना सिवियर नहीं होता, लेकिन अगर जो सेकेंड एक्सपोजर पे आप दोबारा से उसी बी से कट गए हैं, यानी शहद की मक्खी ने दोबारा काट लिया है, तो फिर वो आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक की तरफ ले जा सकती है। एक जमाने में हमारी एक स्टूडेंट होती थी यहीं पे, उसने ये बताया था कि वो सऊदी अरब में उनके फादर जॉब के लिए गए थे, तो कह रहे वहां पे जो एंड्स होते हैं वो इतने टॉक्सिक होते हैं कि अगर तो 5 मिनट्स से 10 मिनट्स के अंदर अंदर उन एंड्स के काटने के अगर पेशेंट को ट्रीट ना किया जाए तो पेशेंट की जो है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक से डेथ हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वो डायरेक्टली जो आपका जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है और रेस्पिरेटरी सिवियर किस्म का रेस्पिरेटरी ब्लॉक होता है। वहाँ की जो हॉस्पिटल्स हैं दे आर वेल प्रिपेयर्ड विद दी एंटी एंट वेनम, और उसकी वजह से ये है कि अगर आप विद इन 5 to 10 मिनट्स यानी जैसे कटा है वैसे ही फौरन हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो एंटीडोट वगैरह कर दिया जाता है और पेशेंट की जान बच सकती है। लेकिन अगर 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं तो पेशेंट की जान जाने के खतरे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इट्स दैट मच टॉक्सिक। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसके बाद फिर जो इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो जो आपके पास दो तरीके के रिएक्शंस आते हैं इसके, जो आपका जो क्या कहना चाहिए टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी है, इसमें दो तरह के रिएक्शंस आते हैं। एक जो रिएक्शन है वो कहलाता है सिस्टमिक और दूसरा है लोकल। अच्छा, अब यहाँ पे लिख लेते हैं सिस्टमिक रिएक्शन, जिसको हम एनाफाइलैक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, और सेकंड वन इज लोकल। लोकल से मुराद है एलर्जिक रिएक्शंस। लाइक लोकल एलर्जी से मुराद ये कि आपको एंट ने काट लिया या मच्छर ने काट लिया तो आपको लोकली एक उभार बन जाता है, रेडनेस हो जाती है, लोकल उस एरिया के अंदर आपको एचिंग होने लगती है।
अगर आप जो है किसी भी वेनम से एलर्जिक हैं तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर ये कि जैसे आपने बात की कि डस्ट से एलर्जी है, तो डस्ट से एक्सपोजर हुआ तो छींकें आनी शुरू हो गई, या थ्रोट में कोई प्रॉब्लम है तो थ्रोट में खराश होनी शुरू हो जाएगी थोड़ा, अगर आपने एलर्जन ले लिया तो बेसिकली ये हो गया लोकल इफेक्ट। अगर आपके जीआईटी को कोई इरिटेशन हुई हुई है तो आपको लोकलाइज जो है वो डायरिया, वॉमिटिंग, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगी, जीआईटी की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और उसके नतीजे में आपको डायरिया या वॉमिटिंग दोनों चीजें हो सकती हैं। तो दिस इज बेसिकली द लोकल, यानी किसी एक स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे वो एलर्जन एक्सपोज हो रहा है, उस एलर्जन एक्सपोजर के नतीजे में जो उस लोकल एरिया के अंदर जो रिएक्शन क्रिएट होगा, that is known as your um, that is known as your local या allergic reaction। अच्छा, इसके अंदर फिर आपके पास राइनाइटिस आ जाता है, स्टोमेटाइटिस आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, फिश मिल्क से अगर रिएक्शन हुआ है तो उसके नतीजे में डायरिया, वॉमिटिंग हो सकती है, मतली की कैफियत हो सकती है। तो ये तमाम की तमाम जो कंडीशंस हैं ये लोकल के अंदर, लोकल की उसमें आती हैं। सिस्टमिक का मतलब क्या है कि पेशेंट को एकदम से पूरी बॉडी के अंदर एक जनरलाइज रिएक्शन शुरू हो जाए, और उसमें दो तीन चीजें होती हैं, लाइक स्किन के ऊपर जो है वो रेड पैचेस आ जाते हैं, सिवियर किस्म की खारिश जो है वो पूरी बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी होने के नतीजे में, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स जो हैं वो ब्लॉक करने लगते हैं और म्यूकस सीक्रेशन इतनी ज्यादा होने लगती है कि उसके नतीजे में पूरा जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो ये दो तीन चीजें जब एक साथ आनी, यानी मल्टी सिस्टम इफेक्ट आ रहा है, तो फिर आप उसको सिस्टमिक रिएक्शन कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज दी एनाफाइलैक्टिक शॉक, ठीक है। यूजुअली जो इस तरह का जो एनाफाइलैक्टिक शॉक है वो आपको मिल रहा होता है एंटीसीरा के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे वो कहते हैं, वो जो कौन सी डिजीज थी, एक कंडीशन है जिसके अंदर ख्याल में हॉर्स वेनम टाइप कोई चीज है, वो आप देख लीजिएगा, बुक में भी आपको मिल जाएगी एग्जाम्पल के तौर पे। तो वो बेसिकली उसकी वजह से, या हॉर्मोन्स हो गए जिनको बाहर से इंजेक्ट किया जा रहा है और उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन जनरेट हो गया, या पेनिसिलिन हो गया, या पेनिसिलिन लाइक जो जितने भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं उनके नतीजे में जो एक जो रिएक्शन जनरेट होता है। लाइक मैं अभी आपको रिसेंटली बता सकती हूँ, मेरे घर में जो पेशेंट थी, बीमार थी, तो वैनकोमाइसिन बेसिकली रेडमैन सिंड्रोम करता है, ठीक है। अब वो बहुत ही सिवियर किस्म का रिएक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, पूरी जो स्किन होती है उसके ऊपर रेड पैचेस आ जाते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। सिवियर किस्म की खारिश होती है, और अगर टाइमली ना देखा जाए तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी करके पेशेंट की डेथ कॉज कर सकता है। अच्छा, पेशेंट को जो दवा है वो ओवर मतलब अगर 500 ml को आपने एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट करना होता है, मतलब इस तरह से होता है कि से फॉर एग्जांपल दवा जो है वो 10 ml की है और मतलब पाउडर है, आपने उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, तो रिकॉन्स्टिट्यूट करके जब आप उसको पेशेंट को देना शुरू करेंगे तो वो टोटल 100 ml की डाइल्यूशन की एक जो ड्रिप होती है वो बनाई जाती है उसकी। लेकिन वो जो 100 ml की जो डाइल्यूशन है वो पेशेंट को जाएगी कितनी देर में, वो जाएगी पेशेंट को 4 to 7 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से, ठीक है। ऑल टुगेदर जो 100 ml की जो ड्रिप है वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर जाती है, ठीक है जी। अगर तो इस तरह से जा रही है तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर जरा सा भी स्पीड से तेज कर दी जाए तो उसके नतीजे में क्या होता है कि पेशेंट को एकदम से जो है, यानी मेरे सामने की बात है, विद इन 3 सेकेंड्स पूरी स्किन जो है वो रेड होनी शुरू हो गई थी पेशेंट की, और जैसे ही उन्होंने खारिश शुरू की है वैसे ही मैंने जो है वो दवा का जो इन्फ्यूजन था वो बंद करके उनको सेलाइन का एकदम से बिल्कुल ओपन इन्फ्यूजन दिया। तकरीबन 10 मिनट तक जब मैं सेलाइन का ओपन इन्फ्यूजन देती रही हूँ, उसके बाद जाके उनकी खारिश खत्म हुई और फिर रेडनेस खत्म हुई। सो बेसिकली इस तरह की चीजें होती हैं, तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ऑल दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर दी एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, यानी इस तरह की चीजें जो कि मल्टी सिस्टम इफेक्ट दे रही हो उनको आप फिर सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस या सिस्टमिक एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट
टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज। अच्छा, अब इसके अंदर जो देखें, अगर जो थोड़ी सी डिटेल इसके अंदर थोड़ी सी लिखी हुई भी है आपके आसानी के लिए, कि IgE mediated hypersensitivity होती है, antigen induces cross linking of IgE bound to mast cells and basophils with the release of vasoactive mediators. Typical manifestation include systemic anaphylaxis, localized anaphylaxis such as hay fever, asthma, hives, food allergies and eczema. These are the examples of type 1 hypersensitivity reaction. Hope आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. Let's move towards the next topic. जो है हमारे पास सेकंड जो है वो है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. इसको हम छोटा कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ये देखिए, ये अब आपके पास आ गया है टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन. टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज दैट आर डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल्यूलर टिश्यू कंपोनेंट्स. ठीक है जी. अच्छा, IgG हो सकती है, IgM हो सकती है, जो कि साइटोटॉक्सिक होगी. अच्छा, पहले एक्सपोजर के ऊपर बेसिकली इस तरह के जो रिएक्शंस होते हैं उसमें फर्स्ट एक्सपोजर के ऊपर कुछ नहीं होता, IgM बन जाता है, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस. सेकंड एक्सपोजर के ऊपर माइनर सा रिएक्शन IgM करता है. ये याद रखिएगा, IgM का जो रिएक्शन होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता, इतना परेशान कुन नहीं होता एज कम्पेयर टू IgG. IgG जो है बेसिकली इट्स कंप्लीटली टूल्ड अप टू बेसिकली किल एनीथिंग. तो वो जो है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस जनरेट करता है कि उसके नतीजे में जो है वो बहुत तेजी के साथ जो है वो सेल्यूलर किलिंग और डिग्रेडेशन हो पाती है. सो हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन दैट रिजल्ट फ्रॉम बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज टू द नॉर्मल और ऑल्टर्ड सेल सरफेस एंटीजेंस, उसके नतीजे में जो है वो इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है. नाउ बेसिकली व्हाट्स हैपनिंग, आवर्स एंड डेज में ये रिएक्शन होता है. इसकी एग्जांपल में हीमोलाइटिक एनीमिया दिया हुआ है इन्होंने. अच्छा, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके जो ये देखिए, ये FC रिसेप्टर्स हैं. ठीक है जी. FC रिसेप्टर्स के ऊपर आके इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड करते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड करने के बाद जो आपकी जो साइटोटॉक्सिक T सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं. अब उसके नतीजे में क्या होता है कि किसी भी सेल के ऊपर अगर ऑल्टर्ड एंटीबॉडीज मतलब ऑल्टर्ड एंटीजन नजर आ रहा है या ऑल्टर्ड कंपोनेंट नजर आ रहा है तो उसकी किलिंग हो जाती है. अब इसमें एग्जांपल जो है हम वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस की भी दे सकते हैं. ठीक है जी. उसके अंदर क्या हो रहा होता है कि आपका मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया आपने. उसके अंदर क्या है कि आपको मालूम है कि जी या तो पॉजिटिव एंटीजन है तो उसके अंदर आपके पास RS फैक्टर पॉजिटिव है, तो उसके अंदर एक एंटीजन सरफेस पे अटैच होता है RBCs के. ठीक है जी. अब अगर वो पेशेंट RH नेगेटिव है तो उसके नतीजे में फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है जिसके इंटरेक्शन होता है कि एंटीबॉडीज आर टेकन एज एंटीजन्स आर टेकन एज फॉरेन कंपोनेंट और एनिमी के तौर पे ली जाती हैं और उसकी किलिंग हो जाती है. कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है ये. इसकी एग्जांपल में आता है. होता क्या है कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनता है. ठीक है. और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स जो है वो सेल्यूलर इंटेग्रिटी को खत्म कर देता है बाय मेकिंग होल्स इन द सेल. यानी जो कॉम्प्लीमेंट कैस्केड का आपको याद होगा कि हमने जो पढ़ा था कि लास्ट में जो था C5B6-7-8-9 क्या कहलाता है ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स. ठीक है जी. और ये मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स हमने बात की थी, ये क्या करता है, पोर्ट होल्स बना देता है ऑन द सेल सरफेस, सेल मेम्ब्रेन. ठीक है जी. अब ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स ने जो बनाया उसके नतीजे में क्या होता है कि ऑब्वियसली जो सेल की जो इंटेग्रिटी है वो खत्म हो जाती है. और जब सेल की इंटेग्रिटी खत्म हो जाती है तो सेल की लाइसिस हो जाती है और C3b फ्रैगमेंट सेल के जो डेड सेल होता है उसके सरफेस पर अटैच होता है, जिसके नतीजे में फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस हो जाता है. यानी आपके जो मैक्रोफेजेस हैं उसकी फेगोसाइटोसिस भी कर देते हैं. ब्लड सेल्स में यूजुअली ये रिएक्शन पाया जाता है. इसके अलावा किडनी के अंदर ये रिएक्शन पाया जाता है और इसके अंदर जो है नेफ्राइटिस कॉज करता है ये. ठीक है जी. जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके अंदर डैमेज कॉज करता है इस तरह का रिएक्शन होने के नतीजे में. और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डैमेज होने के नतीजे में
जो आपकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सारी खराब हो जाती है। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि मेम्ब्रेन नेफ्राइटिस की कंडीशन होती है, मेम्ब्रेनस नेफ्राइटिस। अच्छा, इसके अलावा ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जैसे हमने बात की कि अगर तो मिसमैच ब्लड दे दिया है आपने, ए जो है वो बी के साथ नहीं कंपैटिबल होगा, यानी आपको अगर ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव ब्लड है तो आपको ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ब्लड ही ट्रांसफ्यूज करना है। बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव जो ब्लड है वो आप नहीं ट्रांसफ्यूज कर सकते। तो बेसिकली ये एक मेजर कंपोनेंट आता है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस एक और कंडीशन है जो कि टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी की कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर आती है। इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली मदर इज RH पॉजिटिव, चाइल्ड इज sorry mother is RH negative and child is RH positive because of father's side। ठीक है जी। तो अब जो फैमिली जब ग्रो करती है तो जो फर्स्ट चाइल्ड होता है उसमें IgM बन जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चाइल्ड के अंदर इतना एज सच तो कुछ नहीं होता, फर्स्ट चाइल्ड बिल्कुल नॉर्मल होता है। सेकेंड चाइल्ड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि IgM बॉडी में एंटर होके जो फीटल बॉडी में एंटर होके उसके RBCs की किलिंग का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। बट अगेन जैसे मैंने कहा कि IgM इट्स नॉट दैट डेंजरस। तो वो बेसिकली ये होता है कि हल्के हल्के सिम्टम्स आते हैं जो कि बिल्कुल एंड की तरफ, प्रेगनेंसी के बिल्कुल एंड की तरफ आ रहे होते हैं, तो वो मैनेजेबल होता है, सेकेंड चाइल्ड के बचने के चांसेस होते हैं। मतलब समझ लो 60 या 70% बचने के चांसेस होते हैं, इतना सिवियर रिएक्शन नहीं होता बेबी के अंदर। लेकिन जो थर्ड चाइल्ड अगर आ गया, इस टाइम पे ये होता है कि इस तरह के रिएक्शन आता है तो डॉक्टर को पता चल जाता है कि हाँ जी पेशेंट जो है वो प्रॉब्लम कर रही हैं और उनकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, तो वो बेसिकली फैमिली प्लानिंग का मशवरा देते हैं डॉक्टर्स। लेकिन अगर इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाए और दोबारा से प्रेगनेंसी हो जाए तो उस सूरत में फिर जो है वो जो थर्ड बेबी होता है उसके बचने के चांसेस जो हैं वो सिर्फ इतने होते हैं कि जैसे हमारे एक सीनियर थे डॉक्टर, उन्होंने बताया था उनके बच्चों में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का सीन था। तो उन्होंने यही बताया था कि भाई पहले बच्चे में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, सेकंड बेबी के लिए जो है वो हम रेडी थे। तो मतलब ये था कि जो भी प्रॉब्लम होगी देखा जाएगा, तो ICU प्रिपेयर करके रखवाया हुआ था, बेबी को एंटी मतलब ब्लड के हवाले से भी तमाम चीजें की हुई थी। थर्ड जो प्रेगनेंसी हुई थी वो मतलब अनएक्सपेक्टेड हो गई थी और वो जिसके लिए वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, लेकिन जैसे ही थर्ड प्रेगनेंसी हुई थी तो उसमें उनका कहना ये था कि मैंने उसके लिए जो बेबी के लिए ब्लड का इंतजाम, जो कि ऑब्वियसली बेबी का ब्लड जो है फादर से मैच कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरे 9 मंथ्स ये इंतजाम रखने की कोशिश की थर्ड मंथ के बाद से कि जिस टाइम पे भी डिस्ट्रेस के सिम्टम्स आएंगे तो हम उसको देख लेंगे। और चूंकि पेशेंट नोन केस था तो वो जो है जरा नॉर्मल से यूजुअल से ज्यादा चेकअप्स हुए और उसमें ये रखा गया था कि प्लेसेंटा के थ्रू जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। बेसिकली वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है लेकिन उसमें कोशिश ये की जाती है कि वो ट्रांसफ्यूजन होता रहे। लेकिन जब बिल्कुल नियर टू द प्रेगनेंसी डॉक्टर ने बता दिया था कि जैसे 7 मंथ के एंड के ऊपर जो है, मतलब 7 मंथ के एंड और 8 मंथ के स्टार्ट से पहले पहले जो है वो बेबी को डिलीवर करा लेंगे प्रीमेच्योर, क्योंकि अगर इससे ज्यादा रखा तो फिर बेबी के बचने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाएंगे। 7 मंथ के एंड पे डिलीवर करा लेने में इलेक्टिवली फायदा इस तरह से होता है कि जो सर्फेक्टेंट का जो इशू है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर पा सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं होती। पेशेंट को अगर आप इंक्यूबेटर में रख के और उसको जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देते हैं, सॉरी इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं देते हैं, आप उनको देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स अगर आप IV दे देते हैं बेबी को तो उसका जो सर्फेक्टेंट है वो जल्दी बन जाता है और पेशेंट के सर्वाइव होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो पेशेंट को इलेक्टिवली डिलीवर करा लिया, पेशेंट को इलेक्टिवली डिलीवर करा के और फिर फौरन से पेशेंट जो है टोटल ब्लड रिप्लेसमेंट करवा देते हैं। अब उसमें क्या हुआ कि जी 7 मंथ के एंड पे जैसे ही इलेक्टिवली डिलीवरी कराई तो पेशेंट को जब जो बेबी था उसको जब इंक्यूबेटर में रखा ICU के अंदर, तो सबसे पहले उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करके पूरा जो 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 बेसिक उसके बॉडी के अंदर जो ब्लड था जिससे रिएक्शंस हो रहे थे, यानी मदर का ब्लड भी एंटर हो गया था, एंटीबॉडीज जो है वो कर रही थी और बेबी तकरीबन साइनोस होके ब्लू हुआ था,
तो यानी उस टाइम पे जो है वो पूरा ब्लड जो है रिप्लेस कर दिया, यानी जितना भी बेबी के अंदर ब्लड होता है, फादर का ब्लड मौजूद था, वो देन एंड देयर वहां से ट्रांसफ्यूजन होके दो तरफ जो है वो नीडल कैन्युला लगाया जाता है, एक तरफ से ब्लड सक किया जा रहा होता है और दूसरी तरफ से ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जा रहा होता है। अच्छा, उसके अंदर किया ये जाता है कि जैसे ही बेबी के साइंस जो है वो चेंज होना शुरू होते हैं, लाइक साइनोसिस खत्म हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले साइनोसिस खत्म होगा, बेबी को जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनमें सुकून आना शुरू हो जाएगा, यानी बेबी जो स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, पहली चीज होती है। फिर उसके बाद उसकी स्किन का कलर जो है वो ब्लू से जो है वो नॉर्मल व्हाइट की तरफ जाना शुरू करता है, बिल्कुल व्हाइट, पेल व्हाइट हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे फादर का ब्लड पूरी बॉडी के अंदर रिप्लेस होना शुरू होता है, यानी जो नॉर्मल जो उसका अपना बेबी का अपना भी ब्लड वही होता है फादर्स के साथ साइड का, तो वो जैसे ही वो लेना शुरू करता है बेबी, तो उसकी जो स्किन है उसको पिंक टोन आनी शुरू हो जाती है। नाउ दैट इज द साइन वेयर द बेबी इज स्टेबल नाउ। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो पुराना जो ब्लड है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडीज थे और एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हो रहा था, जिसके नतीजे में जो रेड सेल्स हैं उनकी किलिंग हो रही थी, फीटल रेड सेल्स की किलिंग हो रही थी, वो जो प्रोसेस है वो टेक ओवर कर जाता है। यानी जैसे ही फादर का ब्लड पूरी बॉडी के अंदर एंटर होना है, तो यानी टोटल बॉडी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, पूरा ब्लड जो है जो जो पहले से बेबी के बॉडी में मौजूद होता है वो पूरा रिप्लेस कर दिया जाता है बाय फादर्स ब्लड, और उससे जो है वो फिर बेबी के सर्वाइव होने के चांसेस हो जाते हैं। लेकिन उसमें उन्होंने यही बताया था, जो हमारे सीनियर थे उन्होंने यही बताया था कि उसके बाद डॉक्टर ने बहुत सख्ती से कहा था, तो वहीं पे उन्होंने फैमिली प्लानिंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो करवा के, ताकि मजीद दोबारा कोई चांसेस ही ना हो, क्योंकि डॉक्टर का कहना ये था कि ये तो हमने बहुत इलेक्टिवली और बहुत प्रॉपर मैनेज करके बचा लिया बच्चा, लेकिन अगला जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं बच सकेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर तो फोर्थ प्रेगनेंसी होगी, ये थर्ड अगर जो भी है, फोर्थ प्रेगनेंसी में जो है प्रॉब्लम क्या आता है कि वो डायरेक्टली यानी कि जो फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें आप वैसे ही कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कोई चीज इतनी डेवलप ही नहीं होती, बिल्कुल छोटी सी चीज होती है, वो वहां से आगे ही नहीं बढ़ने देता। यानी वो जो एक जो छोटा सा गोला है, मतलब जो लोथड़ा बना है, वो गोश्त का जो लोथड़ा बना है, वो अभी जाके सिर्फ सेटल डाउन हुआ है, कुछ माइनर से सेल स्टेजेस हैं। जैसे ही ब्लड फॉर्म होता है, जो कि सेकेंड मंथ के एंड पे ब्लड फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, जैसे ही ब्लड फॉर्मेशन शुरू होती है, मदर के एंटीबॉडीज आके जो है वो बेबी का जो वो है उसको किल कर देते हैं। तो वो जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होता है वो बेबी का फॉर्म ही नहीं ले पाता, उससे पहले ही जो है वो उसकी पूरी की पूरी किलिंग हो जाती है। यानी पूरा जो एक तरह से समझे जैसे हम ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की बात कर रहे थे ना, कि किडनी गायब हो जाती है, उस तरह से फीटस गायब हो जाता है। तो फोर्थ प्रेगनेंसी जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो उस चीज से बचाने के लिए जो है वो फिर यूजुअली जो है डॉक्टर्स बहुत ज्यादा सब वो उसको कर रहे होते हैं कि फैमिली प्लानिंग प्रोसीजर्स कर लिए जाए परमानेंट वाले, ताकि आगे इस तरह का कोई जो रिस्की मामला है वो ना हो सके। तो दिस वाज द फर्स्ट वन, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट डिपेंडेंट रिएक्शन आता है। इसमें आप देख लें, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है उसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं, जिनमें एक मैंने अभी आपको बता दिया। नंबर 1 वाज complement dependent cytotoxicity। दूसरा हम पहले ही कर चुके हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ठीक है जी, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि बेसिकली इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो एक्टिवेट होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स जाके डिस्ट्रक्शन कर देते हैं सेल्स। ठीक है जी, आमतौर पे इस एक्टिविटी में जैसे कि हमने बात की थी, एग्जांपल कौन सी आएगी, ग्राफ्ट रिजेक्शन आएगी। क्यों? वही वाली बात है कि आपकी जो सरफेस एंटीजन्स हैं वो डिफरेंट है। क्लास 1 MHC जो सेल का अपना बॉडी का अपना है वो अलग है, और जो बाकी जो ग्राफ्ट का आएगा यानी किसी और डोनर का आएगा, उसके जो क्लास 1 MHC होंगे वो किसी भी सूरत से मैच कर नहीं सकते। तो नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि जी वो उसके नतीजे में सेल्स की किलिंग हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद फिर
तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो बेसिकली टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी कर सकता है वो है एंटीबॉडी मीडिएटेड सेल्यूलर डिसफंक्शन। अच्छा, सेल्यूलर डिसफंक्शन में क्या होता है कि लाइसिस नहीं होती है, फैगोसाइटिक लाइसिस नहीं होती है, लेकिन क्या होता है कि एंटीबॉडीज आर डायरेक्टेड अगेंस्ट सरफेस रिसेप्टर्स, और वो जो सरफेस रिसेप्टर्स पे जो एक्चुअल लाइगेंड है उसकी जगह पे जाके आपकी एंटीबॉडीज बाइंड कर जाती हैं और फंक्शनल जो है डिफॉर्मिटी क्रिएट करती हैं। एग्जाम्पल है इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस, जिसमें ये होता है कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके एंटीबॉडीज बाइंड कर जाती हैं। नेट रिजल्ट ये निकलता है कि मसल्स जो हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाती। क्यों? इसलिए कि एसिटाइलकोलिन बाइंडिंग साइट के ऊपर एसिटाइलकोलिन की जगह पे एंटीबॉडीज लग गई हैं जाके, जो कि मीडिएट कर रही हैं उसके अगेंस्ट जा रही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर जो दूसरी एग्जांपल है वो ग्रेव्स डिजीज की है, जिसमें थायरोटॉक्सिकोसिस में अगेन यही होता है कि एंटी थायराइड एंटीबॉडीज बन जाती हैं, जो कि थायराइड रिसेप्टर्स के साथ जाके जो टीएसएच रिसेप्टर्स हैं, उसके साथ जाके बाइंड कर जाती हैं, और नेट रिजल्ट ये निकलता है कि आपके जो 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 थायराइड की जो एक्टिविटी है वो ऑल्टर हो जाती है। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो ये सबसे यानी आसान तरीन समझ लें इसको कि सिंपली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसको आप, ये एंटीजन है ब्लू कलर की, ये एंटीबॉडीज है, इनका कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है जी। बेसिकली इसके नतीजे में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है, और ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है वो फिर सेल्यूलर डैमेज करता है। अच्छा, 1 to 3 वीक्स की टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने के 1 to 3 वीक्स के अंदर जाके डैमेज वगैरह शुरू हो जाती है। एसएलई आ जाता है, सीरम सिकनेस आ जाती है इसमें। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है वेरियस टिश्यूज में, इंड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन and ensuring inflammatory response mediated by massive infiltration of the neutrophils। ये बड़ी खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। यूजुअली क्या होता है कि आपके जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, अब आप देखो अगर सिंगल जो मॉलिक्यूल है वो एक इतना छोटा सा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ये हैवी कॉम्प्लेक्स होता है। यूजुअली क्या करता है कि जहां पे भी जो सिंपल एपिथेलियम मौजूद है, वहां पे सिंपल एपिथेलियम के नीचे जो एपिथेलियम और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो जगह है उसके दरमियान में ये कॉम्प्लेक्स जाके सेटल डाउन हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है कि अब जब ऐसा होता है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होती है, और ये कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करती है। अब लाजमी सी बात है, अगर कोई बिल्कुल माइनर सी चीज है, से फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हैं कि ये एक आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर यहाँ से एंडोथेलियम गायब कर दिया और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आके सेटल डाउन हो गया। अब ये सेटल डाउन होने के नतीजे में जब यहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगे, न्यूट्रोफिल्स आएंगे और सारी चीजें, तो आपका क्या होगा, पूरी वेसल जो है उसकी जो एंडोथेलियल सेल्स है वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगी। अब जब ये डैमेज होंगे तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा इसको हम क्या कहेंगे, वेस्कुलाइटिस कहेंगे। तो इसी तरह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वेस्कुलाइटिस, व्हाटएवर, जहां पे भी सिंपल एपिथेलियम है, इम्यून कॉम्प्लेक्स सिंपल एपिथेलियम और उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसके दरमियान में जाके सेटल हो जाते हैं, और सेटल होने के बाद फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जो कि खासा खतरनाक हो सकता है। एसएलई जो है वो एक बहुत ही सिवियर किस्म की सिचुएशन है, जिसमें प्रोग्रेसिव जो किडनी फंक्शन लॉस होता है, और स्टेज 5 जो रीनल फेलियर है वहां तक पहुंच सकता है। एंड बेसिकली दैट रीनल फेलियर एंड वेस्कुलाइटिस, जो कि दो कंडीशंस एक साथ हो रही होती है पेशेंट के अंदर, those two conditions are basically the major cause of death in patients of SLE। ठीक है जी। तो ये एक बहुत ही तकलीफदेह सिचुएशन हो जाती है, जो कि देख सकते हैं आप इम्यून कॉम्प्लेक्स की डिपॉजिट। अच्छा, इसका जो फेजेस में अगर आप डिवाइड करें इसको, तो जो 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 रिएक्शन हो रहा है बेसिकली इस का, इसको ठहर जाए जरा मैं जगह बना दूं, इसमें मैं आपको बताती हूँ।
हाँ, ये देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर आप इसको फेजेस में डिवाइड कर दें तो ये फेजेस के अंदर इसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि जी फेज 1 में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। फेज 1 फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। फेज 2 डिपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन टिश्यूज। ठीक है जी। फेज 3 इंफ्लामेटरी रिएक्शन। और आपको पता है इंफ्लेमेटरी रिएक्शन जो है वो अच्छा खासा टिश्यू डैमेज कर सकता है। दिस इज हाउ द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन टेक्स प्लेस। लास्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास आता है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। दिस इज आल्सो नोन एज द डिलेड टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अच्छा जी, यहाँ पे दो तरीके की रिएक्शंस होते हैं। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करें, टी सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, देर से वीक लग जाते हैं, रैश आती है इसमें, टीबी वगैरह इस तरह की एग्जांपल्स हैं सारी इसकी। एक चीज जो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे वो ये है कि मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से हो रहा है। एंटीजन बेसिकली आके लगता है सेल के साथ। पहली मर्तबा में जो फर्स्ट एक्सपोजर होता है उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो CD4 प्लस टी सेल्स हैं वो हेल्पर टी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। और क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाके जो एंटीजन है वो मॉलिक्यूल लग जाता है। ठीक है। उसके नतीजे में क्या होता है कि आपके हेल्पर टी सेल्स बनते हैं। ये हेल्पर टी सेल्स जो हैं वो मौजूद रहते हैं मेमोरी पूल के अंदर। अगर तो उसी ऑर्गेनिज्म का या एंटीजन का सेकेंड एक्सपोजर हो जाता है तो जो सेकेंड एक्सपोजर के नतीजे में क्या होता है कि जो एक्टिवेट हो जाते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और उसके नतीजे में इंटरल्यूकिन 12 रिलीज होता है। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं वो इस इंटरफेरॉन गैमा रिलीज करते हैं। अच्छा, नेट रिजल्ट ये निकलता है कि जो सेल्यूलर किलिंग की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के अंदर जाता है और डिलेड टाइप ऑफ रिएक्शन जनरेट होता है। ठीक है जी। इसके नतीजे में आमतौर पे यूजुअली ये होता है कि स्लो लेवल की जो है इन्फ्लेमेशन होती है, ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन हो जाती है और वो सेटल डाउन हो जाता है। मतलब क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद जो एक पूरा जो हमने मैकेनिज्म पढ़ा था ग्रैन्युलोमा फॉर्मेशन का, बेसिकली वो होता है टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर। ठीक है जी। इसके बाद जो सेकेंड टाइप है इसकी रिएक्शन की, वो है टी सेल मीडिएटेड साइटोलिसिस। ये वो चीज है जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगी कि टी सेल मीडिएटेड लाइसिस कैसे होती है, जो आपके जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था लास्ट जो क्लास थी उसमें कि जो तमाम नॉर्मल सेल्स हैं उनके ऊपर क्लास 1 MHC लगा हुआ होता है, और जो आपका वायरल एंटीजन है वो एक्सपोज होता है क्लास 1 MHC के ऊपर। नेचुरल किलर सेल्स चूंकि क्लास 1 MHC को सेल्फ एंटीजन के तौर पे लेते हैं, इस वजह से जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं दे आर bypassed by the natural killer cells. The natural killer cells do not kill virally infected cells because they are having surface antigen of class 1 MHC. ठीक है जी। तो उस चीज को उसको फिर कैसे खत्म किया जाए, वायरली इन्फेक्टेड सेल को बॉडी के अंदर रहने तो नहीं दिया जा सकता। तो उसका जो तरीकाकार है वो क्या है कि बेसिकली आपके जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं वो इधर काम करते हैं। वो किस तरह से काम करते हैं कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वो टी सेल रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं। ठीक है। और बाइंड करने के बाद जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है उसके अगेंस्ट एक्टिविटी शो करते हैं,
बाय टू मैकेनिज्म्स। एंड रिजल्ट दोनों मैकेनिज्म्स का क्या होता है? सेल किलिंग एंड टिश्यू इंजरी। लेकिन जो मैकेनिज्म्स हैं, जो दो तरीकेकार हैं जिनके तहत ये प्रोसेस होता है, दैट इज नंबर वन, ग्रैंजाइम, परफोरिन ग्रैंजाइम, परफोरिन ग्रैंजाइम किलिंग। परफोरिन ग्रैंजाइम किलिंग का मतलब क्या है? इट रिलीजेस अ मॉलिक्यूल परफोरिन which on release polymerize attached to the target cell, form drilling hole through which granzyme enters the cell and induce apoptosis। मतलब क्या हुआ? से फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, और ये वायरली इन्फेक्टेड सेल है। आपका टी लिम्फोसाइट आया और इसने यहाँ से परफोरिन प्रोटीन रिलीज किया, वो जाके यहाँ पे अटैच हुआ। अब ये अटैच होने के बाद ये पॉलीमराइज हुआ, और पॉलीमराइज होके इसने होल से बना दिए। इस तरह से मल्टीपल होल्स जो हैं वो थ्रू आउट द वायरली इन्फेक्टेड सेल बनाए। अब ये जो होल बन गया है, ये जो एक चैनल सा बन गया है, इसके थ्रू ये केमिकल रिलीज करता है जो कि इन होल्स के थ्रू सेल्स के अंदर चला जाता है। And this chemical is known as granzyme. This granzyme induces apoptosis in the cell. Killing हो गई, सेल खत्म हो गया। दूसरा जो तरीका है वायरल इन्फेक्टेड सेल को खत्म करने का, वो क्या है कि फास्ट लाइगेंड की नतीजे में जो एपोप्टोसिस होती है, ये उस एपोप्टोसिस के उस प्रोसेस को एक्टिवेट करा देता है। All as it is discussed earlier that fast attachment induces apoptosis which leads to cellular death। ठीक है, फैस्ट लाइगेंड का अटैच होना फैस्ट रिसेप्टर के साथ उस वक्त होता है जब सेल की लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है जी, लेकिन अगर उस मैकेनिज्म को स्पीड अप कर दिया जाए और उस जल्दी उस सेल को खत्म कर दिया जाए उसके यूजुअल टाइम पीरियड से पहले, तो वायरली इन्फेक्टेड सेल के खत्म होने के नतीजे में वायरस की पूरी बॉडी में फैलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। सो बेसिकली जो फास्ट का जो तरीका मैकेनिज्म मैंने आपको प्रोसेस में पढ़ाया था, बेसिकली वो ये फॉलो करता है और उसके नतीजे में जो है आपकी सेल की किलिंग करवा देता है। और इस तरह से जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो किसी भी किस्म की जो डैमेज कॉज करने का जो उनका जो प्रोसीजर है वो स्लो डाउन कर देता है उसको। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दिस वाज ऑल अबाउट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।